हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं जो क्लास 10th के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रतिदर्श यानी 2025 में आने वाले ये पेपर है। ठीक है, विषय विज्ञान साइंस का पेपर है। तो आज हम सॉल्व करेंगे इस पेपर को। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। खंड और बहुविकल्पीय प्रश्न। उपखंड पहला, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो कहलाएगा गोलीय लेंस। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। अगला है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, मरीज के जो दांत होते हैं उनको देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं दंत विशेषज्ञ? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या फिर सभी? तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दंत विशेषज्ञ उपयोग करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है। बिंब यानी वस्तु रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, या फिर आभासी सीधा और बड़ा? तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा वास्तविक उल्टा और बड़ा। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस। ठीक है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि, या फिर दीर्घ दृष्टि? तो इनमें से जो कारण होगा वो होगा समंजन। ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इनमें से सही विकल्प चुनना है। देखिए इधर जो है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत विभवांतर का मात्रक जो है कि वोल्ट होगा। ठीक है, तो पहला का हमारा ऑप्शन चौथा होगा। देखिए चौथा ए में है और डी में है। ठीक, उसके बाद विद्युत धारा का क्या होगा? विद्युत धारा का होगा हमारा वाट। ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर, एसआई मात्रक जो है उसका एम्पियर होगा मात्रक। ठीक, विद्युत धारा का तो दूसरे का पहला होगा। ठीक है, देखिए दूसरे का पहला इसमें है और किसी में नहीं है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए विद्युत शक्ति का क्या होगा? विद्युत शक्ति का वाट होता है। ठीक, दूसरा है, तीसरे का दूसरा यहाँ है, और प्रतिरोध का हमारा जो है कि ओम होता है, चौथे का तीसरा यहाँ पे है। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 चालक तार। ठीक है, 6 चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात बताना है कि अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:1, 1:4, या फिर 4:1। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा 1:4। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी
परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सी चुंबकीय क्षेत्र है? शून्य होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो होगा सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। इनमें से बेंजीन का जो है कि संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? तो देखिए बेंजीन का होता है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इसमें ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से 2 कार्बन लगा दिया है, यहाँ से 2 कार्बन नहीं होगा, यहाँ से 1 होगा। ठीक है, और ये भी होता है, देखिए ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। हमारा सही ऑप्शन क्या है? सी है। 1 2 3 4 5 6 और सब के यहाँ से क्या है? 1 हाइड्रोजन निकला है। ठीक, और 3 सिग्मा 6 3 पाई। ठीक है, अब ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन सी लगा देंगे सही ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। इनमें से समजातीय श्रेणी कौन है? CH4 तथा C2H6, CH3OH तथा CH3COOH, C2H6 तथा CH3OH, CH3OH तथा C2H5OH। तो इनमें से जो समजातीय श्रेणी है वो यहाँ पे उक्त के संदर्भ में सही विकल्प, इनमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इनमें से देखिए पहला और चौथा दोनों जो है कि समजातीय श्रेणी है। इसमें पहला और चौथा यानी ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की भूपर्पटी। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? ठीक, अयस्क, गैंग, खनिज, धातु। तो देखिए पृथ्वी की भूपर्पटी जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक हैं उनको हम खनिज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, मुंह का pH 7 होने पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो मुंह का pH 5.5 से कम होने पर प्रारंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक जो है कि अभिक्रिया करता है। ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह क्या है? एक विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? देखिए दोनों अभिकथन 1 तथा तर्क 2 सही हैं तथा तर्क 2 अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद अभिकथन पहला तथा तर्क दूसरा दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथक का स्पष्टीकरण नहीं है। अभिकथन सही है परंतु तर्क दूसरा गलत है। अभिकथन पहला तथा तर्क दूसरा दोनों गलत है। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा होगा दोनों अभिकथक 1 तथा तर्क 2 सही है तथा तर्क 2 अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 13 नंबर कह रहा है कि NaOH में क्या अभिक्रिया करवाएंगे कि CH3COONA+H2O बनेगा? तो देखिए NaOH है ना, Na आपका यहाँ पे हो गया और मान लीजिए OH यहाँ पे हो गया, तो आपको एक H यहाँ पे और चाहिए। ठीक है, एक H और चाहिए। अब देखिए CH3COOH यही आपको चाहिए। इसमें कहाँ पे है? CH3COOH ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। देखिए उपखंड तीसरा है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? वायु प्रवाह का सही मार्ग इनमें से बताना है कौन सा है।
पहले नासाद्वार वायु जाता है, फिर कंठ में, फिर ग्रसनी में, फिर श्वास नली में, फिर फेफड़े में। या फिर नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वास नली में, ग्रसनी में, कंठ कोशिकाएं में। तीसरा है कंठ में जाता है वायु, फिर नासाद्वार में, ग्रसनी में, फिर फेफड़े में। या फिर नासाद्वार में, ग्रसनी में, कंठ में, श्वास नली में, कोशिकाएं में। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा नासाद्वार में वायु जाता है, फिर ग्रसनी में, कंठ में, श्वास नली में, उसके बाद कोशिकाएं में। ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। अगला है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का जो है कि चयन करना है। कथन है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग निर्धारण होता है। तो सही बात है, ये पिता पे डिपेंड करता है कि लिंग नर होगा या मादा। ठीक है, उसके बाद कारण है मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। ये भी सही है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा है कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कथन सत्य है पर कारण असत्य है। चौथा है कथन असत्य है पर कारण सत्य है। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा होगा कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद आगे 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। देखिए इसमें विद्युत प्रवाह के आवेग की सही दिशा कौन सी है, तो सही दिशा बाईं ओर होगा, ए बी सी डी। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। किसके बारे में, थायरॉक्सिन के बारे में। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है या फिर थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। तो जो इनमें से सही ऑप्शन है वो है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। ठीक है, फिगर देख लीजिए, फिगर देख लिया आपने। अब इसी फिगर में से देख के बताना है, ऑप्शन 4 दिया है। ठीक, तो देखिए ए बीजपत्र प्रांकुर और मूलांकुर, बी प्रांकुर मूलांकुर और बीजपत्र, प्रांकुर बीजपत्र और मूलांकुर, मूलांकुर बीजपत्र और प्रांकुर। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए ए नंबर हमारा है, ये हमारा बीजपत्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बीजपत्र है। बी जो है ये प्रांकुर है और सी ये जो है ये मूलांकुर है। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। उसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। क्या कह रहा है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है। क्यों अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है और लैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ठीक, तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा, देखिए अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है और उसके बाद अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही होगा, ए और पहला और दूसरा। ठीक है, आखिरी ऑप्शनली जो है देखिए क्या कह रहा है कि
एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तीसरे पोषी स्तर पर कौन होता है? मांसाहारी प्राणी होता है, शाकाहारी प्राणी होता है, अपघटक या फिर उत्पादक। तो तीसरे नंबर पे जो होता है वो मांसाहारी प्राणी होता है। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। देखिए इसके बाद लिखित क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न उपखंड पहला क्या कह रहा है? दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस प्रकार से जो है कि सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेव अपने कॉपी एग्ज़ाम बोर्ड वाले पे। और उसके बाद लिखेंगे हेडिंग देंगे दृष्टि दोष, लिखेंगे दृष्टि दोष, हेडिंग डालेंगे आँखें दूर या पास की चीज़ों को साफ नहीं देख पाती है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, सॉरी 4 प्रकार के नहीं, यहाँ पे 3 प्रकार के होंगे, ठीक है। इसको हम 3 लिख लेंगे। तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? तो देखिए लिखेंगे आकाश में इंद्रधनुष केवल बारिश के बाद दिखाई देता है क्योंकि सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों से होकर गुजरने पर अलग रंगों में बिखर जाती है, ठीक है। सूर्य की रोशनी क्या होती है? बारिश के बूंदों में आती है तो अलग अलग रंगों में बिखर जाती है। उसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? देखिए लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, ठीक है। अगला है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। देखिए हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक। अवतल दर्पण का उपयोग दूरबीन, टेलीस्कोप, सौर कुकर, मेकअप दर्पण, हेडलाइट, सेविंग कांच और दांत चिकित्सा में किया जाता है, ठीक है। यह अवतल दर्पण का उपयोग है। उसके बाद उत्तल दर्पण का लिखेंगे, ठीक। उत्तल दर्पण का क्या लिखेंगे? लिखेंगे अवतल दर्पण, सॉरी यहाँ पे उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। यहाँ पे उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कार के साइड मिरर, धूप के चश्मे, सुरक्षा दर्पण, आवर्धक चश्मे और आउटडोर निगरानी प्राणियों में किया जाता है। अगला है किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? प्रतिरोध R=4 ओम दिया है और उत्पन्न ऊष्मा 100 जूल है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? विभवांतर। तो माना विभवांतर V= वाट और टाइम जो है कि 1 सेकंड, प्रति सेकंड बोला है तो टाइम कितना है? 1 सेकंड, ठीक। उसके बाद लिखेंगे उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला H=V2/R/T। तो H दिया है ऊष्मा 100 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100। उसके बाद यहाँ पे V ज्ञात करना है और 4 हमारा दिया है प्रतिरोध और टाइम जो है कि 1 सेकंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा। V² 400, ठीक। तो 400 से 1 से गुणा करेंगे तो 400 ही आएगा। तो ये हमारा 400 हो गया। 400 किसका स्क्वायर है? तो 20 का, ठीक है। तो ये है 20 हमारा आंसर आ गया, ठीक।
देखिए अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। ठीक है, R इक्वल टू 20 है और विद्युत धारा I इक्वल टू जो है कि 5 एम्पियर है और T इक्वल टू 30 सेकंड है। समय 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे करेंगे, दिया है, क्या दिया है, प्रतिरोध R इक्वल टू 20 ओम, विद्युत धारा I इक्वल टू 5 एम्पियर और समय T इक्वल टू 30 सेकेंड। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा हमें ज्ञात करना है। देखेंगे हम जानते हैं H इक्वल टू I टू RT। ठीक है, I कितना है हमारा 5 एम्पियर, R कितना है 20 ओम और T 30 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 5 का फिर स्क्वायर करेंगे 25 लिखेंगे। ठीक, 5 पंजे 25, उसके बाद 25 गुणे 20 गुणे 30। अब इसका गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। 20 में 30 का करेंगे तो 25 गुणे 600 हम लिख सकते हैं। ठीक, लिखने के बाद फिर H इक्वल टू 15,000 जूल हमारा आएगा। 15,000 जूल को हम क्या लिखेंगे, ऊष्मा की मात्रा H इक्वल टू 15 किलो जूल। ठीक, किलो क्यों, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो ये क्या है 15,000 है, इसीलिए यहाँ पे किलो लगा देंगे, 15 किलो जूल। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, दो चुंबकीय रेखाएं जो है कि एक दूसरे को क्यों नहीं परिच्छेद करती हैं, तो इसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती क्योंकि ऐसा होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती, कारण बताना है। ठीक, क्योंकि ऐसा होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। ऐसा अगर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। ठीक है, तो चलिए गुण को देखते हैं क्या गुण है। देखिए, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण, हेडिंग डाल लेंगे इसी प्रकार से और लिखेंगे, पहला गुण, ये हमेशा बंद लूप बनाती है। दूसरा गुण है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। और तीसरा गुण जो है वो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की लंबाई समान होती है। अगला है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। देखिए कब होता है, लिखेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब तक अधिकतम होता है जब धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है। देखिए अथवा करके जो है कि एक और क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। और दूसरा है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दोनों में से आपको कोई एक ही करना है, तो ये आप खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से आपके क्वेश्चन आ भी सकते हैं। उसके बाद खंड दूसरा, ठीक है, उपखंड दूसरा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। इसका हमें क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस प्रकार से हेडिंग डाल लेंगे। पहला क्या है,
जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, बस समीकरण लिखना है। तो क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, देखिए दूसरा हमारा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि किसके साथ, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस में संयोग करके अमोनिया बनाता है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्या करता है, संयोग करता है और अमोनिया बना रहा है। देखिए समीकरण सारे संतुलित है, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 ही है, बाकी जिंक 1 है, जिंक 1 है। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम में भी, और यहाँ पे देखिए 6 हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो 2 नाइट्रोजन और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो है कि आपका प्राप्त होगा जल और सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। 6 नंबर क्या है, निम्नलिखित का कारण बताइए, कारण बताना है। प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों प्लेटिनम सोना और चांदी का ही उपयोग आभूषण के लिए किया जाता है, कारण दीजिए। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये कम प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं। कैसी धातुएं हैं, कम प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं। इनमें जंग लगने की संभावना कम होती है। ठीक है, इनमें जो जंग लगने की संभावना होती है वो कम होती है और ये अपनी चमक बरकरार रखती हैं। उसके बाद आगे है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों परिवर्तित किया जाता है, कारण बताना है। देखिए लिखेंगे निष्कर्षण प्रक्रिया में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में इसलिए बदला जाता है यानी परावर्तित किया जाता है क्योंकि इससे धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो धातु है उसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद अगला है, देखिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। ठीक है, तो देखिए सहसंयोजी आबंध पहले किसे कहते हैं समझ लीजिए। लिखेंगे सहसंयोजी आबंध 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से जो बंध बनता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु क्या करते हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन साझा होता है, साझा होने के बाद जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजक आबंध कहते हैं। आबंध या बंध कुछ भी आप कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। उसके बाद उसके लक्षण देख लीजिए। ठीक है, लक्षण पूछा है, 2 लक्षण दीजिए। देखिए लक्षण क्या है, देखिए पहला लक्षण है हमारा सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक कम होता है। ठीक है, सहसंयोजी आबंध वाले जो यौगिक होते हैं उनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। ये आमतौर पर गैस या द्रव अवस्था में होते हैं। सहसंयोजक आबंध कैसे होते हैं, गैस या द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक, उसके बाद आगे है, देखिए निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है इन दोनों का। देखिए
लिखेंगे CH3 CH2 CHO, ये क्या है, मेथ एथ प्रोप, ठीक, प्रोपेनॉल, ये हमारा प्रोपेनॉल हो गया। और ये 3 कार्बन है तो ये भी प्रोपेन हो गया। CO ग्रुप है क्रियात्मक समूह, तो ओन ग्रुप है ये, CO यानी ओन ग्रुप, तो प्रोपेनोन, ठीक, ये हमारा प्रोपेनोन हो गया। उसके बाद आगे है, देखिए आगे कह रहा है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। चलिए देखते हैं, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं, ठीक है, कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं। साबुन को जब कठोर जल में घोला जाता है तब ये अम्लीय लवण बनाते हैं और झाग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अब आएंगे अथवा करके हमारा अगला क्वेश्चन है टिप्पणी लिखने के लिए, विक्रगंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया, एस्टिकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इन तीनों को आप तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग तैयार कीजिएगा। उपखंड तीसरा, देखिए तीसरा उपखंड क्या कह रहा है कि जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इसके उदाहरण दीजिए। तो चलिए देखते हैं, देखिए एक तरफ हेडिंग डालेंगे जैव निम्नीकरण या दूसरे तरफ अजैव निम्नीकरणीय, लिखेंगे अंतर दो दो लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है और अजैव में, जबकि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा अंतर है, देखिए दूसरा अंतर है जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को बायोडिग्रेडेबल भी कहा जाता है और इसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कहा जाता है। तीसरा उसके बाद लिखेंगे उदाहरण, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय में उदाहरण होगा पौधे, जानवर, उनका कचरा, और अजैव में होगा आपका प्लास्टिक की बोतलें, धातु के टुकड़े। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। ये देखिए ग्रंथि है इसमें, ठीक है, इस फिगर में इन ग्रंथियों के जो है कि नाम लिखने हैं। देखिए आप फिगर में अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ABC लिखा है, ठीक, देखिए अच्छे से फिगर में, देखिए फिगर में ABC लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है कि आपको नाम लिखना है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। तो कॉपी में फिगर नहीं बनाना है, ABCD का नाम लिखना है। तो A हमारा यहाँ पे है, ये क्या है, पीनियल ग्रंथि है, B है प्यूस ग्रंथि है यहाँ पे, C है हमारा थायराइड ग्रंथि और D हमारा जो है वो है थाइमस, ठीक है। तो इसका हमें कॉपी पे नाम लिखना है। पहला हमारा है पीनियल ग्रंथि, दूसरा प्यूस ग्रंथि, तीसरा थायराइड ग्रंथि और चौथा थाइमस ग्रंथि, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो है हमारा, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ना है और ये जो प्रश्न है इन दोनों प्रश्नों का जो है कि इन्हीं गद्यांशों से उत्तर देना है। गद्यांश चलिए पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, ठीक है। स्त्री में पूर्ण युग्म होता है और दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यानी नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, यानी
पूर्ण नहीं होता ये अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का x होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे y गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम X और Y का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? ठीक है, इसको पढ़ के समझने के बाद अपने से इसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकते हैं? ठीक है, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकते हैं? तो देखिए कैसे हो सकते हैं। देखिए लिखेंगे, मनुष्य में लिंग निर्धारण वंशानुगत प्रक्रिया में पुरुष और महिला के गुणसूत्रों का योगदान होता है। ठीक है, किसका? लिंग निर्धारण वंशानुगत प्रक्रिया जो है उसमें पुरुष और महिला के गुणसूत्रों का योगदान होता है। लिंग निर्धारण के लिए XY गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए कैसे होता है। लिखेंगे, मानव में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, जब नर और मादा के संयोग से क्या होता है? संतान उत्पन्न होता है। तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती। ठीक है, नर शिशु को जो है कि मादा नहीं उत्पन्न कर सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। इसलिए मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। यह वंशानुगत प्रक्रिया है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में भी अथवा करके 2 क्वेश्चन है। पहला है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख्य ग्रसिका, अमाशय और छोटी आंत, इन तीनों को क्या करना है? उसमें दिखाना है। और अथवा करके दूसरा है, स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो हम जो फिगर देखेंगे वो देखेंगे स्त्री केसर का। ठीक है, मानव आहार नाल का तो आप बहुत बार देखे होंगे, लेकिन इस बार हम देखेंगे स्त्री केसर का। आप दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन अभी हम देखेंगे स्त्री केसर का, आहार नाल का आप खुद से कीजिएगा। और ये दोनों कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। इन दोनों को जो है कि 100/100% तैयार कर ही लीजिएगा। ठीक, लिखेंगे प्रश्न संख्या 11। ठीक है, और ये हमारा जो है कि स्त्री केसर का ये फिगर है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से साफ सुथरा आपको बनाना है, दागी धब्बा नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक, और पेंसिल से ही आप नाम दीजिएगा। इस प्रकार से बिल्कुल आप सेम फिगर बनाइएगा। देखिए, ठीक, नीचे लिख देंगे स्त्री केसर। सेम इसी तरह से जो है कि आप फिगर बनाइएगा और उसके बाद नाम लिख दीजिएगा। क्या? ये जो है हमारा ये परागकण है। उसके बाद ये जो बाहरी परत है ये वर्तिकाग्र है। इसमें जो अंडा आ रहा है ये नर युग्मक है और ये जो नली है नर युग्मक पराग नली में है। ठीक है, ये नली जो है ये पराग नली है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे जो 3 आपको कण दिख रहे हैं, बीच में भी हैं और यहाँ भी हैं, ये क्या है? मादा युग्मक है। और ये जो परत आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये उभरा हुआ भाग, ये आपका पूरा जो है कि अंडाशय है। ठीक, ये अंडाशय है और इसमें मादा युग्मक है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल जो है कि फिगर बना लेना है। आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ है ये फिगर। तो इसी प्रकार से आपको अपने एग्ज़ाम में करना है। हमारा जो ये पेपर हुआ ये हमने पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।